हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं काफ़ी डिटेल में। और फिर आपको पढ़ाया था कि कैपेसिटर क्या होता है, और 3 टाइप के कैपेसिटर्स आपको पढ़ाए थे: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। जिनमें से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आज आपको फाइंड आउट करना सिखाया जाएगा। तो चलते हैं हम अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पास। तो ये आपके सामने आज की हमारी हेडिंग आ गई है, जिसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैंने बच्चों को बताया था कि यही हमारे सिलेबस में है। कैपेसिटर जो है पैरेलल प्लेट वाला, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जैसा बच्चों को बताया था कि कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो चार्ज स्टोर करने के काम आता है। आज हम उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने एक कैपेसिटर लिया जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आपके सामने दिख रहा है। इस कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होती हैं। ये प्लेट है आपकी ए और ये प्लेट है आपकी बी। और बताया था कि ए प्लेट पर आप चार्ज स्टोर करते हो। ए प्लेट पर आप चार्ज स्टोर करते हो। लेट अस सपोज आपने चार्ज स्टोर कर दिया इस पर, पॉजिटिव चार्ज स्टोर कर दिया, तो इसके इनर फेस पर ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके अंदर वाले फेस पर जो इसके सामने होता है, और जितना इस पर पॉजिटिव आया है उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर इस पर प्लस का क्यू है तो इस पर माइनस का क्यू होगा। और ये वाला जो प्लेट है, सेकेंड वाली जो आपकी प्लेट है, इस प्लेट को अर्थ कर दिया जाता है। ये आपकी अर्थिंग कर दी गई प्लेट की। अर्थिंग के लिए ऐसा निशान लगा देते हैं, ऐसा सिंबल। ये अर्थिंग हो गई, जिससे जो पीछे पॉजिटिव चार्ज है वो सारा फ्लो करके अर्थ पर चला जाता है। ये पूरी चीज आपको एक्सप्लेन कर दी गई थी। इन प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है उसको स्मॉल डी बोला जा रहा है। स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। और जो दोनों प्लेट्स का एरिया है, दोनों प्लेट्स का एरिया वो भी स्मॉल ए से ले लिया मैंने। तो आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है जिसके दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन है स्मॉल डी। प्लेट ए और बी जो आपको दिख रही हैं, दोबारा से लिख देते हैं, बी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, कोई नहीं। प्लेट ए और बी, इनके नाम हैं जिनके बीच में सेपरेशन डी है। इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, और दोनों प्लेट्स का एरिया स्मॉल ए। प्लेट्स के बीच में फिलहाल मीडियम एयर या वैक्यूम है और इस प्लेट को अर्थ किया गया है। ये आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रेडी है। अब आपको इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फाइंड आउट करना बहुत इजी है, डिराइव करना बहुत इजी है। 2 ऐसे फॉर्मूले यूज होंगे इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए जो आपने पहले पढ़ लिए। क्या हैं वो फॉर्मूले, याद दिला देता हूं। डिटेल में जानना है कि कहां से आए तो आपको उन चैप्टर्स के वीडियो में जाना पड़ेगा। यहां पर बढ़िया बात यह है कि आप कोई फॉर्मूला अगर याद ना आए कहां से आया तो आप उस लेक्चर में जा सकते हैं, पिछले वीडियोस को भी रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बार बार अगर इस वजह से रिवाइज करना पड़ रहा है कि पिछला पढ़ा हुआ याद नहीं है तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, वैसे प्रैक्टिस के लिए रिवाइज कर रहे हैं तो दैट्स गुड। तो सबसे पहली बात, इन 2 प्लेट्स के बीच में
ये जो आप देख रहे हो ये क्या डेवलप हो गई है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो जान जाएंगे। पॉजिटिव से नेगेटिव एरोज जो बनते हैं, क्या होती है वो चीज, यहां लिखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब भी आप ऐसी दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट रखोगे तो उन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप हो गई है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, यहां ये जो पॉइंट मैं बना रहा हूं, ये पॉइंट, इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, अगर एक प्लेट पर प्लस और एक प्लेट पर माइनस चार्ज है तो। और सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसे सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट जिस चैप्टर में पढ़ाया गया था वो मैं यहां याद दिला देता हूं। ये फॉर्मूला कहां से आया, अब इस डिटेल में जाएंगे तो ये लेक्चर हो जाएगा कम से कम 2 घंटे का, और वो समझदारी भी नहीं है जब आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर है। आप गॉस थ्योरम वाले चैप्टर में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया। वहां पर ये सिचुएशन बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन की गई है कि जब दो प्लेट्स आमने सामने यानी एक दूसरे के सामने रखी होती हैं और एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उनके लेफ्ट साइड यानी इस जगह पर और बिल्कुल राइट साइड यानी इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा 0 होती है, और मिडिल में किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, जिसमें सिग्मा का वैल्यू किसी भी प्लेट का चार्ज अपॉन एरिया होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसे सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। यहां पर डिराइव करते समय आपको ये चीज डायरेक्टली यूज करनी है, आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है कहां से आया। हमें इसलिए एक्सप्लेन या याद दिलाना पड़ रहा है कि बच्चों को समझना चाहिए कि ये कोई रटी रटाई चीज नहीं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद इन्हीं दोनों प्लेट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक और मेथड से निकाला जा सकता है, जो मेथड, जो फॉर्मूला आपने इस चैप्टर में पढ़ा है। ये चैप्टर अभी इससे कैपेसिटेंस से जस्ट पिछला चैप्टर था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इस फॉर्मूले के, इस चैप्टर के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये भी हो सकता है प्लेट्स के बीच में। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों प्लेट्स के बीच की, और वी, कैपिटल वी, इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। और डी इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है। ये आपको टॉपिक जो पढ़ाया था उसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डीवी बाय डी आर होती है। डीवी दो जगहों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था, यहां हमने डीवी ना लेके दोनों प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को वी लिया, क्योंकि आप देख रहे हो ये वाला ए प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, बी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा। इनका अपना अपना खुद का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, क्योंकि आप अगर किसी प्लेट पर चार्ज स्टोर करोगे तो उस चार्ज को स्टोर करने से उसका पोटेंशियल बढ़ता है। बताया गया है बच्चों को Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर A प्लेट पर चार्ज स्टोर करोगे तो उसका पोटेंशियल VA,
बी प्लेट पर चार्ज अपने आप आ गया, लेकिन उसका पोटेंशियल तो होगा ही, चार्ज आए या आप स्टोर करो पोटेंशियल हो गया। अब दोनों के बीच का डिफरेंस अगर निकालना है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी ए माइनस वी बी को, वी ए इज द पोटेंशियल ऑफ ए, वी बी इज द पोटेंशियल ऑफ बी, वी ए माइनस वी बी को पोटेंशियल डिफरेंस को वी बोल सकते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड करते हैं उन दोनों जगहों के बीच के डिस्टेंस से, डी आर उन दोनों जगहों के बीच का डिस्टेंस था, जिन दो जगहों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डीवी था। ये माइनस साइन डायरेक्शन के लिए था, यहाँ हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ हमने माइनस साइन नहीं लगाया है। जब आप डिराइव करोगे तो आपको ये इतने सारे रीजंस एक्सप्लेन नहीं करने पड़ेंगे, आपको लाइनें नोट्स में भेजी गई हैं वैसा ही लिखना है डायरेक्टली, कि ये सारी सिचुएशन समझाने के बाद कि हमने एक कैपेसिटर लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें दो प्लेट्स हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस स्मॉल डी है, दोनों के प्लेट्स का एरिया स्मॉल ए है, और एक प्लेट पर पॉजिटिव और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी निकाली जा सकती है और ऐसे भी निकाली जा सकती है, यानी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी फाउंड बाय दीज टू मेथड्स। और दोनों ही मेथड से जब आपने प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो सेम ही होगी, मेथड ही तो अलग है। एक ही जगह पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो नहीं सकती, तो हम दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्योंकि सेम है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एक और दो इक्वेशन के हिसाब से V बाई डी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया है। और ये जो फॉर्मूला आपका होता था कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इस फॉर्मूले से आपके पास आता था Q इज इक्वल टू CV, देयरफॉर V इज इक्वल टू आपके पास क्या आता था, Q बाई C। तो यहां V की जगह आप ये Q बाई C पुट कर देंगे, Q बाई C, ठीक है जी। और D यहां पर एज इट इज है, सिग्मा, सिग्मा की क्या वैल्यू होती है, Q अपॉन A, यहां पर लिखी है देखो, ये सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, और साथ में एप्सिलॉन नॉट तो है ही। तो क्या किया है, पहले स्टेप में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली गॉस थ्योरम वाले चैप्टर के हिसाब से, उसी जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से, दोनों को इक्वल रखा, V का वैल्यू आपने यहां से पुट कर दिया है, सिग्मा का वैल्यू आपने यहां से पुट कर दिया है। अब आपके पास इन इक्वेशन में Q से तो Q आपका कैंसिल हो गया, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे A एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ और C को दूसरी तरफ, तो आपके पास C का फॉर्मूला बच जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये जो आपके पास आ चुका है, ये क्या आ चुका है, ये है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये फॉर्मूला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का, और मैं यहां पॉइंट वाइज लिख रहा हूं कि वो कैपेसिटेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। इस फॉर्मूले को देखकर सब बच्चे साफ साफ पता लगा सकते हैं। पहला जो फैक्टर है, कैपेसिटेंस किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डिपेंड करती है एरिया ऑफ प्लेट। जितना ज्यादा एरिया होगा, यानी प्लेट जितनी बड़ी होगी, उतना ज्यादा उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी, मींस वो उतना ज्यादा चार्ज अपने ऊपर स्टोर करेगी। दूसरा फैक्टर डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, या सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स बोल सकते हैं। ये डिस्टेंस डिनोमिनेटर में है, यानी प्लेट्स के बीच में सेपरेशन या डिस्टेंस जितना कम होगा उतना कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, यानी प्लेट को आप क्लोज से क्लोज रखना,
टच नहीं कराना है, बट क्लोज से क्लोज रखना है। तो एरिया ज्यादा होने से कैपेसिटेंस ज्यादा, डिस्टेंस कम होना चाहिए कैपेसिटेंस के लिए। डिस्टेंस बढ़ गया तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फॉर्मूले में दिख रहा है साहब। और तीसरा जो चीज है वो है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मतलब मीडियम बिटवीन प्लेट्स। यहां एप्सिलॉन नॉट इसलिए है क्योंकि मीडियम बिटवीन द प्लेट्स एयर या वैक्यूम है, लेकिन अगर कोई और मीडियम रखेंगे तो उस मीडियम की परमिटिविटी यहां रखनी पड़ेगी। तो परमिटिविटी हर बार मीडियम चेंज होने पर, यहाँ का ये जो टिक मार्क लगाया है, इस जगह का मीडियम चेंज होने पर कैपेसिटेंस बार बार अलग अलग आएगी, यानी कैपेसिटेंस डिपेंड करती है प्लेट्स के बीच के मीडियम पर। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे बच्चों को याद रखने हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस किस चीज पर डिपेंड करती है। ओके है बात। फैराड में नापी जाती है, इसलिए जो भी कुछ आंसर आएगा, एरिया मीटर स्क्वायर में लिया जाए, डिस्टेंस मीटर में। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आपको पता ही है, वैल्यू आपको पता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और साथ में कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। ये यूनिट एप्सिलॉन नॉट की यूनिट के लिए फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में बता दिया। तो ये आपका डेरिवेशन हो जाता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। इसको स्टेप बाय स्टेप लैंग्वेज में कैसे लिखना है वो नोट्स में आपके पास ऑलरेडी है। यहाँ पर सिर्फ क्लास में उन नोट्स को एक्सप्लेन किया जाता है विद रीजंस। बच्चा चाहे तो इसको देखकर भी नोट्स बना सकते हैं, काफी बच्चे ऐसा कर रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं तो नोट्स आपके पास रिटन है, आप उन नोट्स को लेके बैठिए तो आपको सारे स्टेप भी पता चल जाएंगे हमने क्या क्या किया है किस आर्टिकल में। बाकी कोई दिक्कत है तो आपको बताया है, कॉल करने का रास्ता हमेशा खुला है। जब ये लेक्चर ओपन होता है हमेशा एक फ़ोन नंबर फ्लैश करता है स्टार्टिंग में स्क्रीन पर, पैरागॉन क्लासेस के नीचे लिखा हुआ, उस फ़ोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अब आपको आज का नेक्स्ट टॉपिक पर ले चलते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो अब इसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो ये है आपके सामने हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक, जो काफी इंपॉर्टेंट है और ये डेरिवेशन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। हेडिंग आपके सामने लिखा है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब आप इसको जरा एक शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में पहले सुने और फिर टेक्निकल बात पे आते हैं। ये आपको सामने जो डायग्राम दिया गया है, ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स दिखाई गई हैं और इन प्लेट्स पर चार्ज कैसे स्टोर किया जाता है वो अभी हमारे इस चैप्टर के हिसाब से हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स को एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक प्लेट को और नेगेटिव टर्मिनल से दूसरी प्लेट को कनेक्ट किया जाएगा। तो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा, इस प्लेट पर ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब तक आप कैपेसिटर की प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट नहीं करोगे उसके ऊपर चार्ज आएगा नहीं, और जब आपकी ये बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज देती है तो इसके अंदर से चार्ज कैपेसिटर की प्लेट में चला गया तो इसकी एनर्जी तो कम हो गई, यानी डिक्रीज हो गई है, बैटरी खर्च हो गई। जितना ज्यादा चार्ज इससे आप निकालते रहोगे उतना खर्च हो जाएगी। घर में जो इन्वर्टर लगा होता है, बहुत देर तक अगर लाइट नहीं आती तो बैटरी का बैकअप खत्म हो जाता है, उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज ही स्टोर होता है और वो चार्ज अप्लायंसेस को देता रहता है वो, जिससे वो वर्क करते रहते हैं। तो उसकी एनर्जी खुद की खर्च होती है, लेकिन वो एनर्जी किसको मिलती रहती है? अप्लायंसेस को। ठीक उसी तरह जिस बैटरी को आपने कैपेसिटर की प्लेट से कनेक्ट किया है वो बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी, यानी उसकी एनर्जी खर्च होती रहेगी। लेकिन वो एनर्जी जो खर्च हो रही है, एनर्जी के बारे में कहावत है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड।
वो एनर्जी इसको मिल रही है, यानी इसकी एनर्जी बढ़ गई है। ठीक है जी। तो बैटरी की एनर्जी कैपेसिटर को मिल रही है और चार्ज की फॉर्म में कैपेसिटर में स्टोर हो गई है, जो पहले कहां स्टोर थी? बैटरी में। जब तक आप इसको कनेक्ट नहीं करोगे वो सारी एनर्जी बैटरी में स्टोर रहेगी। यहां स्टोर्ड थी, यहां चली गई तो इसके अंदर स्टोर हो गई, इसलिए हम बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर को जब चार्ज करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। वो कहां से आती है? किसी बैटरी से या किसी ज्यादा चार्ज वाले कैपेसिटर से, मतलब कहीं और से आती है, क्योंकि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जो एनर्जी इसके अंदर चार्ज की फॉर्म में अब आकर स्टोर हुई है वो क्रिएट नहीं हुई होगी, वो कहीं से ट्रांसफर हुई है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक। यही बात यहां लिखी गई है फर्स्ट पॉइंट में। व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, द वर्क इज डन बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर। ये करेक्ट करना पड़ेगा हमें, इज नहीं होगा यहां पर होगा इन, तो करेक्ट कर देते हैं। ये लीजिए जी, ये आपका करेक्ट हो गया। व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, द वर्क इज डन बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर। बैटरी को क्या करना पड़ता है? बैटरी को करना पड़ता है वर्क, और जो चीज वर्क करती है उसकी एनर्जी खर्च होती है, स्पेंड होती है, और वो एनर्जी जो स्पेंड होती है वो जाती कहां है? उस चीज के अंदर जिसके ऊपर वर्क किया जाता है। ये वर्क और एनर्जी का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर ये बॉक्स है, आप इसको पुश करोगे तो आपकी एनर्जी खर्च हो जाएगी, लेकिन वो एनर्जी इस बॉक्स में चली जाएगी। अगर ये भाग गया तो इन द फॉर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर आपने इसको जमीन से ऊपर उठा दिया, इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो जो बॉडी वर्क करता है उसकी एनर्जी स्पेंड होती है, लेकिन वो एनर्जी चली जाती है, ट्रांसफर हो जाती है उस बॉडी में जिसके ऊपर वर्क किया गया है। तो यहां पर वर्क करने वाली बॉडी कौन है? बैटरी। उसकी एनर्जी खर्च होएगी, स्पेंड होएगी। और किस बॉडी के ऊपर वर्क किया गया? किस चीज के ऊपर वर्क किया गया? कैपेसिटर के ऊपर। तो वो जो एनर्जी खर्च हुई वो कैपेसिटर के अंदर चली जाएगी, वो जो वर्क हुआ वो कैपेसिटर के अंदर चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वर्क और एनर्जी इसीलिए सेम यूनिट्स में नापे जाते हैं। 50 जूल वर्क अगर कोई बॉडी करती है तो उसकी 50 जूल एनर्जी खर्च हो गई, यानी किसी बॉडी ने, इस ए बॉडी ने अगर 50 जूल वर्क किया तो इसकी एनर्जी 50 जूल खर्च हो गई है, स्पेंड हो गई है। लेकिन वो एनर्जी कहां आ गई है? बी बॉडी के अंदर, एग्जैक्ट 50 जूल, जिसके ऊपर उसने वर्क किया है। तो ये वर्क एनर्जी का प्रिंसिपल है। ये अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लें तो आपको डेरिवेशन करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। तो पहली लाइन में क्या लिखा है? व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्लेट्स, द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, वर्क इज डन बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर। तो बैटरी को वर्क करना पड़ता है। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वही वर्क इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये दो लाइनें क्लियर हो गई। अब वो एनर्जी हम डिराइव करते हैं। वो डिराइव करने के लिए हमने एक सामने कैपेसिटर लिया, इसका कैपेसिटेंस हमने मान लिया C। ये C इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, जो कि फॉर्मूला भी आपको इसका पढ़ा दिया है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहां पर कैपिटल A क्यों लिख दिया मैंने? पिछली बारी अभी डेरिवेशन में स्मॉल a लिखा था, क्योंकि वहां हमने प्लेट के एरिया को स्मॉल a से डिनोट किया था। इस डायग्राम में कैपिटल A से डिनोट किया गया है प्लेट के एरिया को। दोनों प्लेट्स का एरिया सेम ही होना चाहिए, आइडेंटिकल प्लेट्स होती हैं, तो दोनों का एरिया A है और दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल d है। तो वो तो स्मॉल d वैसे का वैसे ही आया है, अभी जो आपने हाल ही में
5-7 मिनट पहले फॉर्मूला डिराइव किया है। ये इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट का। अब आपने जिस बैटरी से कनेक्ट किया है उसका वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है जी। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस V है और आपने इसको कैपेसिटर की प्लेट से कनेक्ट किया तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही होगा। अब सबसे पहले मैं यहां एक लाइन लिख रहा हूं जिसके मुताबिक मैं फाइंड आउट करता हूं स्मॉल वर्क डन बाय बैटरी। क्या बोला था? व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर द वर्क इज डन बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर। तो मैं यहां क्या लिखता हूं? स्मॉल वर्क डन बाय बैटरी इन गिविंग स्मॉल चार्ज dq, small work done by the battery in giving small charge dq to the plates of capacitor। और वो वर्क मैं लिख रहा हूं dw इज इक्वल टू v इंटू dq। अब बच्चे अचानक से चकित हो जाते हैं कि ये वर्क v dq कैसे आ गया। बुक में इसका रीजन नहीं लिखा है। बुक में ये फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर पढ़ा है तो उस चैप्टर में जो डिटेल्स आपको बताए गए थे वो डिटेल की वजह से ये फॉर्मूला खुद डायरेक्टली बच्चे बना लेंगे या अगर कहीं पढ़ेंगे तो उसका रीजन समझ जाएंगे। मैं जानता हूं कि अचानक ही अपने आप से ये कनेक्ट नहीं होता, इसलिए मैं रीजन यहां बच्चों को समझा रहा हूं। अगर हम सिर्फ V लिखें पोटेंशियल डिफरेंस या खाली पोटेंशियल लिखें तो उसका डेफिनेशन होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट या फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। यानी किसी भी जगह पर यूनिट चार्ज को लाने में किया गया वर्क। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस वर्क ही तो है। उस चैप्टर में यह हजारों बार मैंने ये बात ओरली बार बार बोल बोल कर बताई है और लिखवाई है, लिखी है खुद कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल दोनों में से कुछ भी वर्क ही होता है यूनिट चार्ज को उस जगह तक लाने में किया गया वर्क। तो अगर किसी जगह का पोटेंशियल V बोला जा रहा है तो उस जगह तक यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज को लाने में किया गया वर्क V है। V इज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और आपने प्लेट तक कितना चार्ज लाया है? dq। तो यूनिटरी मेथड के मुताबिक अगर यूनिट चार्ज को प्लेट तक लाने में V वर्क किया गया है तो dq चार्ज को प्लेट्स तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? V इंटू dq। ये वैसा ही है जैसे एक पेंसिल 5 रुपए की है तो 10 पेंसिल कितने की होंगी। और इसी V dq को पूरे को, क्योंकि ये छोटा सा चार्ज लाने में छोटा सा वर्क है, हमने कहां से डिनोट कर दिया है? dw से। तो dw स्मॉल वर्क डन बाय बैटरी इन गिविंग स्मॉल चार्ज dq टू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के लिए V dq क्यों आया? क्योंकि V यूनिट चार्ज के लिए किया गया वर्क है और आपने कितना चार्ज दिया है? dq। तो यूनिट चार्ज के लिए अगर V वर्क है तो dq चार्ज के लिए वर्क कितना होगा? V dq। और उसे डिनोट किया है dw से। ओके, क्लियर? जिसने पोटेंशियल पढ़ा है उसे याद आ गया होगा। अब मैं बोलता हूं टोटल वर्क डन
by the battery in storing charge Q। अब यहां पर बस फर्क इतना है, Q स्मॉल ना लेके कैपिटल लिया गया है, तो हम अपना वही कंटिन्यू रखते हैं। आप इस प्लस Q को भी ये लो जी, और माइनस Q को भी ये, ठीक है जी। तो आपका डिस्टर्ब नहीं होगा मामला कि चार्ज को कैपिटल Q से देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये टोटल वर्क कैसे निकलेगा लिख रहा हूं मैं। टोटल वर्क निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा dw को, कहां से कहां तक, 0 से Q तक, क्योंकि शुरुआत में बैटरी कैपेसिटर की प्लेट्स पर कितना चार्ज है, 0, और आपको फाइनली उसे कितना चार्ज देना है, Q। जब तक ये बैटरी कनेक्ट नहीं थी प्लेट्स पर कोई चार्ज नहीं था, बैटरी कनेक्ट होने के बाद फाइनली चार्ज Q है। तो 0 से लेकर Q तक कितना, 0 से लेकर Q चार्ज देने तक कितना वर्क करना पड़ा, इसके लिए हम इस छोटे से वर्क को, ये जो छोटा सा वर्क निकाला था, इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये बात आप कई बार कर चुके हो। स्मॉल कोई चीज आप इसीलिए निकालते हो कि फिर उसे इंटीग्रेट करके पूरी क्वांटिटी निकाली जा सके। स्मॉल फ्लक्स निकालते थे, स्मॉल वर्क निकालते थे, और बहुत सारी जगह पर बहुत सारे स्मॉल चीजें निकाल के 11th में भी और 12th में भी उसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब समझाया है, अब इस क्लास में इतनी बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, शुरुआत से बहुत बार समझाया है। छोटा सा वर्क है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वर्क से मिलकर पूरा वर्क बनेगा, सारे छोटे छोटे वर्क्स को जोड़ देना है। अब आप अगली लाइन में क्या लिखोगे, इक्वल टू करके dw की वैल्यू पुट करोगे जो कि vdq है, कहां से कहां तक, 0 से Q तक। और अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं करने जा रहा हूं, यहां कर रहा हूं एक बॉक्स बना के, अच्छा नहीं बना, दोबारा बनाएंगे, हटा दिया, लो जी, ये इस बॉक्स के अंदर मैं क्या लिख रहा हूं, एक फॉर्मूला जो पहले पढ़ चुके हैं, Q इज इक्वल टू CV, तो देयरफॉर V इज इक्वल टू Q बाय C। ये फॉर्मूला आपको पहले ही दिन पढ़ा दिया था कैपेसिटर में। तो अब आप ये फॉर्मूला यहां यूज करोगे, इक्वल टू करके V की जगह आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन के अंदर Q बाय C साथ में dq, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से Q तक। और अगले स्टेप में आप कैपेसिटेंस को बाहर निकाल लोगे, क्योंकि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कांस्टेंट है। एक बारी कैपेसिटर आपने बना दिया, मतलब ये कैपेसिटर आपने एक बारी तैयार करके लगा दिया यहां पर, तो ना तो आप उनके बीच का मीडियम अभी बदल रहे हो, एयर वैक्यूम है, ना आप प्लेट का एरिया बदल सकते हो, ना ही उनके बीच का डिस्टेंस। कैपेसिटर रेडी होने के बाद आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन यानी उसकी बनावट चेंज नहीं कर सकते। तो फॉर द गिवन कैपेसिटर, उसके ऊपर जो ठप्पा लग गया कि इसकी कैपेसिटेंस इतनी है, वो उतनी ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाजार से कोई कैपेसिटर, जिसे कंडेंसर कहते हैं, वो अगर खरीद कर ले आओ, तो उसके ऊपर उसकी कैपेसिटेंस लिखी रहेगी, फिर आप उसे तो बदल नहीं सकते। कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस डिसाइड हो जाती है उसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर, फैक्ट्री में जब वो बन रहा है तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी है वहीं। एक बार बन जाने के बाद यू कैन नॉट चेंज द कैपेसिटेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कैपेसिटर, उस पर्टिकुलर की आप चेंज नहीं कर सकते, एक बार बनने के बाद तैयार होकर आपके हाथ में आ गया तो इसीलिए कैपेसिटेंस को बाहर निकाल लिया, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन से कांस्टेंट बाहर निकाल लिए जाते हैं। अब बच्चों का आज का टास्क, आपको वर्क कैलकुलेट करने का पूरा प्रोसीजर समझा दिया है यहां तक।
आज के टास्क में बच्चों को इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके इसका क्या आंसर आया वो मुझे सेंड करना है। जो बच्चे सेंड करेंगे या कॉल पर बताएंगे उनको तो वहीं बता दिया जाएगा राइट है या रॉन्ग, लेकिन बाकियों को विद रीजंस, क्योंकि ये करना आना चाहिए। अब तक इतना मैं इंटीग्रेशन करा चुका हूं बच्चों को कि ये खुद से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जिनको नहीं आएगा उनको बता दिया जाएगा। लेकिन ये खुद ट्राई करने के लिए इसलिए दिया जा रहा है कि जो बातें प्रैक्टिस करने वाली है वो खुद भी थोड़ी सी आपको करनी चाहिए और मुझे पता भी चल जाएगा कौन कौन बच्चे सीरियसली यहाँ तक पहुँच गए। इसलिए मैं ज़्यादातर लेक्चर्स में कोई ना कोई टास्क या क्लू छोड़ता हूँ, जिससे मुझे बच्चों के कॉल बैक आने से पता चल जाता है कौन कौन सही तरीके से लेक्चर को वॉच कर रहे हैं। तो ध्यान से सुन लो एक आखिरी फाइनल टच के लिए। जब भी आप कैपेसिटर को चार्ज देते हो आपको एक बैटरी यूज करनी है। अभी इस चैप्टर तक तो बैटरी ही यूज करनी है। वैसे जो हमारे डेली लाइफ में कैपेसिटर्स हैं वो एसी करंट पर काम कर रहे होते हैं, बैटरी से हमें डीसी करंट मिलता है। लेकिन अभी हम एसी करंट पर 4th यूनिट पे पहुंचेंगे, तब तक आप बैटरी से ही काम चलाओ। तो बैटरी से आपने कैपेसिटर को चार्ज दिया। चार्ज देने में बैटरी को वर्क करना पड़ता है, वो वर्क कैपेसिटर को मिल जाता है या कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स एनर्जी। एनर्जी की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। हम फिलहाल बैटरी ने कैपेसिटर को चार्ज देने में कितना वर्क किया वो फाइंड आउट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, स्मॉल वर्क फाइंड आउट किया, जो थोड़ा सा चार्ज dq देने में बैटरी को करना पड़ता है। स्मॉल वर्क कितना आया, vdq। क्यों आया, यूनिट चार्ज देने में, प्लेट्स को यूनिट चार्ज देने में बैटरी को v वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज पोटेंशियल होता है। तो dq चार्ज देने में यूनिटरी मेथड के मुताबिक vdq वर्क करना पड़ेगा। थोड़ा सा वर्क अगर इतना है तो पूरा जीरो से, जब तक कैपेसिटर की प्लेट पर कोई चार्ज नहीं था और फाइनली कितना चार्ज आया है q, तो जीरो से q चार्ज तक देने में कितना वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए हमने जीरो से q तक उस चीज को इंटीग्रेट कर दिया। dw की वैल्यू पुट कर दी, v का वैल्यू यहां से पुट कर दिया और c को बाहर कांस्टेंट होने की वजह से निकाल लिया और करके दिखाना है आपको q dq का इंटीग्रेशन। जब आप ये वर्क निकाल लेंगे तो वो एनर्जी का फॉर्मूला आपको बता दिया जाएगा, जिसे कहा जाता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। बल्कि पूरा इसे ऐसे लिखना चाहिए, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर जब चार्ज होता है तभी उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है और वो एनर्जी उसमें कहां से आती है, बैटरी से, क्योंकि बैटरी ने मेहनत करके वर्क करके उसको वो चार्ज दिया होता है। तो अगले लेक्चर में इस आंसर के साथ और आगे की एक्सप्लेनेशन के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बच्चे टास्क करें, लेक्चर देखें और अपने अपने घर पर सेफ रहें। गुड बाय एंड टेक केयर।